हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपराइजिंग एकेडमी में। क्लास 10 की मैथमेटिक्स का आज 50वां लेक्चर है। हम लोग अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट कर चुके हैं और इस लेक्चर में मैं आपको बता दूं क्या करने वाला हूं। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एपी का जो फर्स्ट टर्म और सर्वांतर से मिलाकर सूत्र बनाया था ना हमने, nth टर्म फाइंड करने का जो जनरल टर्म होता है वो फाइंड करने का एक सूत्र बताया था, और किसी भी समांतर श्रेणी का अंतिम से nवां पद निकालने का सूत्र ये दो सूत्र हमने निकाले थे। तो आज हम लोग इन्हीं दोनों सूत्रों के आधार पर कई सारे एग्जाम्पल्स करने वाले हैं। ओके, और मैं लगातार आपको कई सारे एग्जाम्पल्स करा दूं अलग अलग टाइप के, तो आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी और एग्जाम्पल्स को कैसे अटेम्प्ट करते हैं आइडिया भी लग जाएगा, है ना। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। तो अगर मैं पिछले लेक्चर का रिकॉल कराऊं तो मैंने क्या पढ़ाया था आपको, एपी का व्यापक पद या इसको हम बोले nवां पद, इसका सूत्र क्या था, an इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां पे a था पहला पद और d है सर्वांतर, है ना। d कॉमन डिफरेंस एंड a इज द फर्स्ट टर्म। और हमने इसके बाद क्या पढ़ा था, एपी का अंत से nवां पद। ये तो प्रथम शुरुआत से nवां पद, हम लोग आखिर से nवां पद देखे थे। nवां पद इसको हम लोगों ने ln से डिफाइन किया था, रिप्रेजेंट किया था। l मतलब होता है लास्ट और n लगा दिया लास्ट से nवां पद। ये क्या था, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो गया और प्रथम पद की जगह अंतिम पद हो गया, बाकी सारी चीज़ें सेम रही। ओके, ये दो फॉर्मूले जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमने पिछले लेक्चर में देखा था। अब मैं आप लोगों को एक के बाद एक एग्जाम्पल्स पेश करने वाला हूँ, तो हम लोग सीधे चलते हैं पहले एग्जाम्पल पर, और मैं बोर्ड के दोनों साइड यूज करूंगा। तो फर्स्ट एग्जाम्पल इधर और सेकंड एग्जाम्पल इधर। ओके। दो एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, इन दोनों एग्जाम्पल्स को हम लोग चुटकी में निपटाते हैं। देखो, पहला दिया गया है कि दी गई एपी, ये आपके सामने एक समांतर श्रेणी है, इसका कौन सा पद 88 है, हमें ये पता लगाना है। हमें नहीं पता है कि 88 इसका कौन सा पद है। चलो, तो दी गई एपी में जो पता है वो लिख लेते हैं। पहले हमें क्या क्या पता है, प्रथम पद पता है ना, प्रथम पद 3 है, और सर्वांतर भी निकाल सकते हैं। 8 में से 3 गए 5, 13 में से 8 गए 5, 18 में से 13 गए 5, तो सर्वांतर डी ही आ रहा है। हमें ए पता चल गया, हमें डी पता चल गया, हमें 88 नहीं पता है कि कौन सा पद है। मान लेते हैं, चलो माना 88 एपी का nवां पद है। अभी ये जो n है ना, सब कुछ उगल देगा सारा आंसर। ओके, अब अगर 88 nवां पद है तो an बराबर क्या आ जाएगा, 88, और an का जो हमें फॉर्मूला पता है वो है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस इक्वेशन में सारी वैल्यूज रख दो, an की जगह 88 रख दोगे, a की जगह 3 रख दोगे, n माइनस 1 में नहीं पता है, d की जगह 5 रख दोगे। ओके, 3 को इधर पक्षांतर करो तो 88 माइनस 3 हो जाएगा, बराबर 5 का गुणा कर दो, 5n माइनस 5। 88 में से 3 चले गए, कितना हो जाएगा 85, और ये 5 इधर आके जुड़ जाएगा, 85 5 90 बराबर 5n। तो यहाँ से n बराबर हो जाएगा 90/5, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 18। आंसर आ गया भाई। अतः 88 दी गई एपी का कौन सा पद है, 18वां पद है। लो भैया, कितना आसान था, है ना। कुछ ही सेकंड्स में हमने इनका काम तमाम कर दिया। अगले पे आते हैं, ये भैया क्या कह रहे हैं, चलो कह रहा है कि निम्नलिखित एपी में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। सेम फॉर्मूला सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी लगाना है। देखो इस एपी में ए बराबर क्या है, दी गई एपी में ए बराबर 18 है पहला पद, है ना। और अगर सर्वांतर निकालें तो कैसे आएगा, 15 सही 1/2 में से 18 घटाने पर, है ना, या फिर 13 में से 15 सही 1/2 घटाने पर, है ना। ऐसे तो निकालते हैं। तो d बराबर क्या आ जाएगा, 15 दूनी 30 और 31/2 माइनस 18, ये भी 13 माइनस 15 दूनी 30 और 1 31/2।
ओके, इसको सॉल्व करो। 2 का गुणा 18 में 36 हो जाएगा, 36 में से 31 गए -5/2। ये 2 का गुणा 13 में 26, 26 में से 31 गए -5/2। तो डी आ गया भैया, है ना। हमें ए पता चल गया, अरे ये स्मॉल ए है, हमें पहला पद पता चल गया, हमें सर्वांतर पता चल गया, और हमें आखिर पद पता है ना। दी गई श्रेणी में जो अंतिम पद है, मान लो ये nवां पद है, हमें कुल पदों की संख्या नहीं पता है, वही तो हमें निकालनी है। तो तथा an बराबर क्या दिया हुआ है, -57। अब हमें इस n को पता लगाना है, तो यही सूत्र यूज कर लेते हैं हम लोग, n-1 इंटू डी। an है -57, a है 18, है ना, और n हमें नहीं पता है, और d कितना है -5/2। ओके, 18 इधर आ जाएगा तो 18 भी माइनस में हो जाएगा, है ना। -57 -18, इधर -5/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस, नहीं करते हैं -5/2 को मल्टीप्लाई, इसको भी हम लोग पक्षांतर कर देंगे सीधे। तो n-1 को ऐसे ही लिखा रहने दो, और -5/2 गुणा में है, ठीक। 57 में 18 जोड़ोगे तो 8 7 15 की 5, कैरी 1, 5 1 6 1 7, माइनस का 75 इज इक्वल टू n-1 इंटू -5/2। अब देखो, इस माइनस से इस माइनस को कैंसिल आउट कर दिया हमने, और 5/2 को पूरा उठा के हम लोग इधर लाएंगे तो 2/5 हो जाएगा, है ना। स्विच कर जाएगा, मान लो पलट जाएगा, n-1 ऐसे ही रहेगा 75, ये 5/2 इधर आएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे चला जाएगा, 2/5। ओके, तो n-1 विल बी 15 बार में 75 आ गया, 15 दूनी 30। अगर n में 1 घटाने पे 30 आ रहा है तो इसका मतलब n क्या होगा, 29। नाइस। n बराबर हमें क्या मिल गया, 31, सॉरी 29 लिख दिया मैंने, 31। n बराबर 31 मिल गया, मतलब इस श्रेणी में जो 57 था वो 31वां पद था, तो इसका मतलब श्रेणी में कुल कितने पद हैं, 31 पद ही तो है, क्योंकि 57वां जो है वो लास्ट पद है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख दें अगर लैंग्वेज, अतः दी गई, मैं स्पीड में बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें इजी हैं, है ना, बस कैलकुलेशन है। अतः दी गई एपी में 31 पद है। ओके, अच्छा बन गया। चलो, ये हो गया क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व एकदम आसानी से। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4। चलो भैया, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन क्या है हम लोग देखते हैं। एक एपी का 26वां पद, 11वां पद तथा अंतिम पद क्रमशः 0, 3 और -1/5 है। तो हमें इस एपी का सर्वांतर और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं। इसी तरह चौथा क्वेश्चन भी है, तो हम लोग पहले तीसरा देखते हैं। हमें क्या क्या दिया हुआ है, 26वां पद मतलब कि A26, और क्या दिया हुआ है 11वां पद मतलब कि A11, और क्या दिया हुआ है अंतिम पद। अंतिम पद को हम लोग AN से दिखाते हैं, 0, 3 और AN क्या है -1/5। अपने पास 3 चीज़ें क्वेश्चन में दी हुई है, इन तीनों चीज़ों की मदद से हमें D भी निकालना है और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि N क्या है ये भी निकालना है। चलो, तो चूंकि जो 26वां पद है वो 0 है ना, और A26 कैसे निकालोगे आप लोग, A + n-1 इंटू डी, ये जो an बराबर A + n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है, इसका यूज़ करना है। ओके, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, चलो पहले मैं ये लिख देता हूँ कि माना एपी का, ये तो जाहिर बात है कि प्रथम पद A और सर्वांतर D होगा, लेकिन हम लोग लिख देते हैं तथा सर्वांतर D है। ओके, तब AN बराबर A + n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला अपने पास है। तो A26 क्या हो जाएगा, A26 बराबर A + यहाँ पे n बराबर 26 रखोगे तो 26 में से 1 चले जाएगा 25D, और ये बराबर 0 है, तो ये इंप्लाई कर देगा A बराबर -25D,
सपोज इट इज इक्वेशन नंबर 1। और क्या दिया हुआ है, A11 इज इक्वल टू 3 तथा A11 को हम लोग क्या लिखेंगे, A प्लस 11 माइनस 1 दैट मीन्स 10 इंटू डी, और ये 3 के बराबर है। तो यहाँ से ये इंप्लाई करेगा A प्लस 10D इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग समीकरण 1 से A बराबर माइनस 25D समीकरण 2 में रख देते हैं। जगह कम पड़ेगी क्या यार, देखते हैं। समीकरण 1 से A का मान समीकरण 2 में रखने पर देखो अपने को क्या मिल जाता है, A बराबर माइनस 25D है, यहाँ पे रख दो। तो माइनस का 25D प्लस का 10D इज इक्वल टू 3। तो ये कितना हो जाएगा, 15 है ना, 25 में से 10 चले गए तो माइनस का 15D बराबर 3। तो ये इंप्लाई करेगा D बराबर 3 × 5 = 15 माइनस का 1/5। सर्वांतर तो पता चल गया भैया, D बराबर माइनस 1/5। अब इस D बराबर माइनस 1/5 को इसमें रख दोगे तो समीकरण 1 में देखो ये रैखिक समीकरण हल करने जैसा है ना, D बराबर जैसे हम लोग रैखिक समीकरण हल करते थे रैखिक समीकरण युग्म। समीकरण 1 में D बराबर माइनस 1/5 रख दोगे तो क्या मिलेगा, A बराबर माइनस का 25 गुणे माइनस 1/5, 5 × 5 = 25 और माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। सो दिस विल इम्प्लाई A इज इक्वल टू 5। मैं इधर का बोर्ड यूज को लेता हूँ, फिर हम लोग उसको मिटा देंगे। A बराबर 5 मिल गया, सर्वांतर बराबर माइनस 1/5 मिल गया। तो अब हम लोग AN को आराम से निकाल सकते हैं, है ना। मैं यहाँ पे यूज करता हूँ बोर्ड। अतः AP का जो nth पद, nवां पद क्या रहेगा, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D, और अंतिम पद हमें दिया हुआ है माइनस 1/5, तो ये बराबर किसके रहेगा, माइनस 1/5 के। A आपको पता चल गया 5, N माइनस 1, D आपको पता चल गया माइनस 1/5 और ये माइनस 1/5। ओके, सो दिस विल इम्प्लाई, मैं N माइनस 1 को नहीं छेड़ता हूँ, ऐसे लिखा रहने दूँ, और माइनस 1/5 भी हम लोग 5 को उधर ले गए तो क्या मिल जाएगा, माइनस 5 माइनस 1/5। ओके, सो N माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 1/5 इज इक्वल टू 5, 25 और 25 से 26 है ना, माइनस का 26/5। अब हम लोग इस माइनस 1/5 को उधर ले जाएंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे चला जाएगा, साथ ही साथ इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट। सो दिस विल इम्प्लाई, अब यहाँ पे कैलकुलेशन ही है, ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है, गुणे 5/1, 5 से 5 कैंसिल, सो N बराबर 27। तो N बराबर 27, D बराबर क्या आया था हमारा, माइनस 1/5। अतः सर्वांतर बराबर माइनस 1/5 तथा पदों की संख्या बराबर कितनी आई, 27, है ना। ये आ गई, मुझे इसको बाद नहीं करना चाहिए था क्योंकि बोर्ड भर गया था। चलो अब आगे से हम लोग ध्यान रखेंगे, जब हम लोग 5वां एग्जाम्पल करेंगे तो सिर्फ एक बार में एक ही एग्जाम्पल करेंगे ताकि हम लोग बोर्ड का दोनों हिस्सा यूज कर सकें। आपको ये समझ आया, आई होप कि समझ आ गया है। अगर नहीं आया तो मैं एक बार फिर से रिपीट के दे रहा हूँ। देखो, हमें दिए गए एपी में 26वां 11वां और लास्ट वाला पद दिया हुआ है, तो मान लिया हमने 26वां पद A26 0, 11वां पद A11 3 और लास्ट वाला पद AN जो माइनस 1/5 है। अब चूंकि 26वां पद 0 है, पहले ये यहाँ पे काटो। अब हम इस श्रेणी के बारे में पहला पद और सर्वांतर कंसीडर कर लेते हैं खुद से। ओके, तो प्रथम पद A और सर्वांतर D। अब प्रथम पद पता चल गया, D पता चल गया, तो AN का फॉर्मूला क्या होता है, AN = A + n - 1 × D, है ना। अब 26वें पद का फॉर्मूला लगा दो तो A वैसे ही रहा, N की जगह 26 हो गया और D वैसे ही रहा, और 26वां पद हमने 0 दिया हुआ है, इसको बराबर 0 रख दिए। इसी तरह 11वां पद वाला फॉर्मूला लगा दिया तो हमें एक इक्वेशन और दो इक्वेशन मिल गए। अब ये दोनों इक्वेशन
रैखिक समीकरण है, लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल्स, तो हम इनको सॉल्व करना बहुत ही अच्छे से जानते हैं। सॉल्व किया इनको, सॉल्व करने पर हमें ए और डी की वैल्यू मिल गई। अब जैसे ही सर्वंतर मिल गया, पहला पद मिल गया, तो आपको ये तो पता चल गया ना कि आखिरी पद कैसे निकालेंगे। लगा दिया फॉर्मूला भैया, पट से आंसर आ गया, है ना। तो ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। अब मैं फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ, देखते हैं हम कैसे करते हैं। ओके, देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन इधर आ पाएगा या नहीं। खैर, दिया हुआ है कि एक एपी का 20वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 7वां पद 11वें पद से 24 कम है तथा प्रथम पद 12 है। ओके, इसमें फर्स्ट टर्म दे दिया गया है। चलो, दिया क्या क्या है ये हम लोग देखते हैं। a बराबर 12 दिया हुआ है ना, और 7वां पद 11वें पद से 24 कम है। मतलब ये जो 7वां पद है और ये 11वां पद है, तो हमें 11वें पद में 24 कम कर दें तो 7वां पद के बराबर हो जाए। ये दिया हुआ है ना, 7th टर्म इज 24 लेस देन द 11th। ओके, तो हमारे पास एक चीज़ ये मिल गई, दूसरी चीज़ ये मिल गई। अब हम लोग यहाँ पे अगर a7 की जगह a प्लस 7 माइनस 1 डी रख दें और a11 की जगह a प्लस 11 माइनस 1 डी रख दें, तो कुछ ना कुछ तो अपने पास आइडिया आ ही जाएगा। चलो, माना सर्वांतर को हम लोग डी मान लेते हैं। ये बार बार मानने की जरूरत है नहीं, लेकिन अभी स्टार्ट है तो मैं मान रहा हूं। तब समीकरण 2 से अपने को क्या मिल रहा है, देखो, a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पे a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू क्या है 12, 7 माइनस 1 6 हो जाएगा डी। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 12 ही है। ओके, और ये प्लस 11 माइनस 1 10 हो जाएगा डी। ओके, 12 से 12 कैंसिल आउट। मैं 24 को भूल ही गया यार, वही तो मैं कह रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है। ओके, 12 से 12 कैंसिल आउट, 6d इक्वल्स 10d माइनस 24। अब हम लोग को d की वैल्यू निकालनी है ना, तो 6d को इधर ले जाओ और 24 को अपोजिट साइड भेज दो। तो 6d इधर जाएगा तो 10d माइनस 6d और बराबर 24 इधर आएगा तो 24 प्लस में हो जाएगा। 10 ठो डी में से 6 ठो डी चले गए, जो 4 ठो डी बचा बराबर 24। सो दिस विल इम्प्लाई d इज इक्वल टू 4 6 या 24। बेटा आपको सर्वांतर पता चल गया, आपको पहला पद पता चल गया। अब आपको क्या चाहिए ज़िंदगी में, हमको 20वां पद चाहिए ज़िंदगी में, है ना। अतः एपी का 20वां, अब आप इस 2 डाटा से इस पूरी एपी का पूरी हिस्ट्री निकाल सकते हैं। कौन सा पद निकालना है ये भी पता कर सकते हैं, आखिरी पद कौन सा है ये भी पता कर सकते हैं, और इस श्रेणी में टोटल कितने पद हैं ये भी पता कर सकते हैं। फिलहाल तो हमें 20वां पद ज्ञात करना है। ओके, तो 20वां पद के लिए a20 निकालेंगे हम लोग, a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, है ना। a बराबर अपना क्या है 12 और 20 माइनस 1 19 हो जाएगा, और d अपना क्या है 6। तो 12 प्लस 19 6 जा कितना होता है 6 9 जा 54, 6 9 6 5 11 114। 114 में 12 जोड़ोगे तो 126। सो दिस विल इम्प्लाई a20 इज इक्वल टू 126। ये आ गया आंसर। चलो, ये तो एक ही साइड में आ गया बोर्ड के। ओके, ऐसे सॉल्व करना है एकदम आसानी से, है ना। जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है डाटा, उसको एकदम काम से रियलाइज करना है, उसको एनालाइज करना है कि डाटा में क्या क्या है अपने पास, क्या काम का है क्या काम का नहीं है। वैसे तो मैथमेटिक्स में किसी भी क्वेश्चन में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती जो यूजलेस है ना, हर एक चीज़ का यूज़ होता है। ओके, आपने इस क्वेश्चन को एक उतार लिया, है ना, जो जो डाटा दिया हुआ था, फिर उसके हिसाब से आप एक एक स्टेप आगे बढ़ते गए और क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व होने की तरफ चला गया, है ना। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, और क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 5 है, इस पे हमें फाइंड करना है 200 और 500 के बीच कितने पूर्णांक हैं जो 8 से विभाज्य हैं। तो
एपी का एक बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल, एक बहुत ही खूबसूरत एप्लीकेशन ये भी है कि आप किसी भी संख्या से जो उससे द्वारा डिवाइड किए गए नंबर है, आप किसी एक डेफिनेट इंटरवल के बीच में फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको निकालना है कि 1 से लेकर 50 तक कितनी संख्या है जो 3 से भाग दे सकते हैं, तो आप आराम से निकाल सकते हैं, है ना। आपको एक इंटरवल दे दिया गया हो और आपसे पूछा जाए कि इस इंटरवल के अंदर कितनी ऐसे नंबर है जिनको हम फला नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, है ना। तो एक बहुत ही अच्छा ये उदाहरण है। ओके, तो देखते हैं हम लोग 200 और 500 के बीच कितने पूर्णांक जो 8 से विभाज्य हो सकते हैं। तो पहली बात, आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो अपने जो बॉर्डर वाले नंबर्स हैं 200 और 500, इनको आप लोग 8 से भाग देकर देखें कि क्या ये 8 से भाग इनमें जाता है। तो सबसे पहले हम 200 को 8 से भाग करके अगर देखें तो 8 दूनी 16, 4 0 8 पंचे 40। तो चलो 25 बार में 8 से 200 डिवाइड हो रहा है, मतलब 200 जो है वो 8 से डिवाइड हो रहा है। अगर हम 500 को देखें तो 6 टाइम्स जाएगा 48, 2 0, ये नहीं हो रहा भैया डिवाइड, यहाँ पे 4 रिमाइंडर आ रहा है। हमने जब 8 को 500 में भाग दिया तो 4 रिमाइंडर आ रहा है। इसका मतलब हम 500 में या तो 4 बढ़ा दें या तो 4 घटा दें, तब वो 8 से डिवाइड होगा। तो इसका मतलब हमें 500 के बीच में रहना है, तो 500 में 4 घटाएंगे, मतलब 500 माइनस 4 496। तो इसका मतलब 200 और 496 ये दोनों क्या होंगे, 8 से डिवाइड होंगे, और ये दोनों 200 और 500 के बीच रहेंगे। अब हम लोग आगे बात करते हैं। अब आपको इतना समझ आ गया ना, है ना। ओके, सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 200 से 500 के बीच 8 से विभाज्य पूर्णांकों की जो एपी बनेगी वो किस तरह बनेगी। देखो, हमें 200 से 500 के बीच में रहना है, मतलब हम 200 को नहीं कंसीडर कर सकते, है ना। हमें बॉर्डर पे नहीं जाना है, बॉर्डर के नंबर्स को नहीं टेक लेने हैं। मैंने डिविजिबिलिटी इसलिए चेक करी क्योंकि बॉर्डर का नंबर अगर नहीं लेना है तो उसके कितने अंदर से हमें नंबर पिक करने हैं। ओके, तो हम अगर 200 को नहीं ले रहे हैं और 208 से डिविजिबल है, तो एक बार 208 से डिविजिबल हो गया तो और कितना आगे बढ़ेंगे जो 8 से डिविजिबल होगा। 201 नहीं होगा 8 से डिविजिबल, 202 भी नहीं होगा, 203 भी नहीं होगा। जब तक हम 208 पर नहीं पहुंचेंगे तब तक 8 से डिविजिबल कोई भी नंबर नहीं होगा। इसलिए मैंने डिविजिबिलिटी चेक करी 200 की। तो हमारी श्रेणी कहाँ से शुरू होगी, 208 से शुरू होगी, और 8 8 जोड़ते चले जाएंगे, 216 है ना, फिर 224, फिर ऐसे बढ़ती चली जाएगी, और आखिर में हम लोग कहाँ पे जाके एंड करेंगे, 496, है ना। क्योंकि 500 8 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन 500 में 4 कम करने पर वो 8 से डिविजिबल हो जा रहा है। तो हमारे पास एक ये एपी बन गई। एपी का फर्स्ट टर्म क्या है, 208, सर्वांतर क्या है 8, क्योंकि हम हर एक टर्म में 8 जोड़ रहे हैं, और जो लास्ट टर्म क्या है एन 496। इतनी चीज़ आपको इस एपी के बारे में पता चल गई। अब हमें इसके बीच में कितने नंबर है ये कैसे पता चलेगा, इस श्रेणी में जो टोटल जितने पद हैं, है ना, वही निकाल ले। हम एन को हमें निकालना है। अतः 200 से 800 मैं क्यों लिख रहा हूँ, 500 है ना, 200 से 500 के बीच 8 से विभाज्य संख्याएं या पूर्णांक ये किसके बराबर होंगी, एपी में पदों की संख्या के बराबर, है ना। ओके, अब एपी में पदों की संख्या निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है ही, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ये किसके बराबर है, ए एन 496 के बराबर। फर्स्ट पद अपना कितना है 208 फर्स्ट टर्म, एन अपने को नहीं पता है, और डी अपना कितना है 8, ये बराबर हो जाएगा 496 के। तो हम 208 को भी उधर ले जाएंगे, एन माइनस 1, 8 को ऐसे लिखा रहने दो,
496 माइनस 200। ओके, अब n-1 बराबर 496 में से 200 चले गए तो 296 और 8 जो है वो अपॉन में आ जाएगा। सॉल्व करो इसको, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 24 यहाँ पे 5 बचेगा, 8 7 जा 56। तो n-1 बराबर 37, दैट विल इम्प्लाई n इज इक्वल टू 38। आ गया ना आंसर, n बराबर 38। इस श्रेणी में कुल पदों की संख्या 38 है, अतः 200 से 500 के बीच में 8 से विभाजित होने वाले पूर्णांकों की संख्या 38। मैं यहाँ लिख दूं अगर, अतः 200 से 500 मैं 5 बोल रहा हूँ, बीच 8 से डिविजिबल पूर्णांक है ना। ओके, पूर्णांकों की संख्या किसके बराबर हो जाएगी? 38 के। ओके, ये आ गया आपका आंसर, है ना। काफ़ी इजी था, खैर थोड़ा सा दिमाग लगाना था बस कि हमें इस दोनों नंबर के बीच में 8 से डिविजिबल संख्याओं का जो है वो एपी बनाना पड़ेगा। एपी बन गया तो अपना काम हो गया। तो अब हम लोग चलते हैं इस लेक्चर के लास्ट एग्जाम्पल पे, जो थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड है, लेकिन उसमें नंबर्स नहीं दिखेंगे आपको, उसमें सिर्फ अल्फ़ाबेट्स हैं। कैसा है क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 मैंने लिखा, ये एक्चुअली 6 एग्जाम्पल है, यहाँ पे हम लोग सही कर देते हैं। चलो ओके, ये एग्जाम्पल थोड़ा सा दिमाग को घुमा देने वाला है, बट मैं हूं तो आपका दिमाग नहीं घूमेगा। एक एपी में mवां पद 1/n है और nवां पद 1/m है, तो हमें दिखाना है कि इसका जो mnवां पद है वो 1 के बराबर है। चलो भैया, क्या क्या दिया है देखो, दिया है mवां पद मतलब कि am किसके बराबर है? 1/n की, है ना, तथा nवां पद मतलब कि an ये किसके बराबर है? 1/m के। इतनी चीजें दी हुई हैं। ओके, माना एपी का प्रथम पद और सर्वांतर मानना तो अपनी जिम्मेदारी है ना। प्रथम पद a तथा सर्वांतर d है। ओके, अब am बराबर 1/n है, तो am की जगह हम लोग फॉर्मूला अगर यूज करें तो am बराबर क्या होगा? a प्लस m-1 इंटू डी, और ये किसके बराबर है? 1/n के। ओके, और दूसरी चीज क्या कह रहा है? एंड a प्लस ये n-1 हो जाएगा इंटू डी बराबर 1/m के। आपके पास एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है। देखो, a एक वेरिएबल है, m दूसरा वेरिएबल है, d तीसरा वेरिएबल है और n चौथा वेरिएबल है। आपके पास 4 वेरिएबल हैं, लेकिन n जो है वो यहाँ पे एज ए क्या बोलते हैं उसको, अचर पद यूज हुआ है, एज ए कांस्टेंट यूज हुआ है। तो अगर आप इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दें, मैंने यहाँ पे इसको नीचे ही लिखना चाहिए था। चलो, मान लो आपके पास ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो इन दोनों इक्वेशंस को आप लोग अगर घटाएं समीकरण, तो एक कैंसिल हो जाएगा ना, साफ साफ दिख रहा है। 1 से 2 को घटाने पर समीकरण 1 क्या है अपने पास? a प्लस m-1 d इज इक्वल टू 1/n, और ये क्या है? a प्लस n-1 d इज इक्वल टू 1/m। घटा दो, a कैंसिल आउट, है ना, m-1 d और माइनस n-1 d एक तरफ आ गया, दूसरी तरफ क्या आ जाएगा? 1/n माइनस 1/m। इतना आ गया। ओके, अब आप लोग देखो, इन दोनों जगहों से d कॉमन ले लो, तो हमने यहाँ से d को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे m-1 ही बचा, और यहाँ पे माइनस का बचेगा n-1, तो माइनस n+1 में बदल जाएगा, क्योंकि ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 से 1 कैंसिल आउट,
और ये देखो क्या बन जाएगा, m का गुणा यहाँ तो m माइनस n का गुणा यहाँ n डिवाइडेड बाई mn, है ना, इतना बन गया। अब देखो आगे क्या बन जाएगा, m बचा और माइनस का n बचा टाइम्स d, ये किसके इक्वल आ गया, m माइनस n डिवाइडेड बाई mn। हमें d का वैल्यू चाहिए तो हम बाकी कचरा उधर फेंक देते हैं, m माइनस n डिवाइडेड बाई mn इतना पहले से था और बटे में ये आ जाएगा m माइनस n। देखो ये दोनों कैंसिल आउट, तो यहाँ से सर्वांतर मिल गया 1/mn। पहली चीज सर्वांतर मिल गया। अब इस 1/mn की वैल्यू चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, हमें a मिल जाएगा, है ना। रैखिक इक्वेशन जो अपना था, रैखिक समीकरण, वही सॉल्व कर रहे हैं। तो समीकरण 1 में d बराबर 1/mn रखने पर, ऐसे क्वेश्चन देख के घबराया मत करो, सिर्फ कैलकुलेशन है। आप लोग अगर अपने माइंड को एक जगह कांस्टेंट करके इसको सॉल्व करेंगे तो आराम से आ जाएगा। तो समीकरण 1 में हम लोग रख दिए। समीकरण 1 क्या है, a प्लस m माइनस 1 d की जगह 1/mn आ जाएगा और बराबर 1/n, है ना। हमें a की वैल्यू चाहिए, बाकी चीज़ें उधर कर दो। a बराबर 1/n ऐसे ही रहा, माइनस m माइनस 1 इंटू 1/mn। ओके, 1/n ऐसे ही रहा, 1/mn का इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो m गुणे 1/mn हो जाएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा 1/mn। इस m से इस m को काट दोगे तो 1/n बचेगा, प्लस का 1/n माइनस का 1/n, ये भी कट जाएगा। तो यहाँ से इंप्लाई करेगा a बराबर 1/mn। देखो सर्वांतर और प्रथम पद तो सेम ही आ गया भैया, a भी 1/mn है, d भी 1/mn है। हमें कौन सा पद चाहिए, mnवां पद, है ना। अतः mnth टर्म कैसे निकालेंगे, a इंटू mn, वो a mn जो फॉर्मूला है ये लगाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। देखो देखो देखो, अभी तक जहाँ हम an रखते थे ना, ये जैसे an बराबर a प्लस n माइनस 1 डी था, अब n की जगह mn हो जाएगा। तो जहाँ पे ब्रैकेट में n था वहाँ पे mn, है ना, बाकी कोई चीज़ नहीं बदलेगी। तो ये क्या आ जाएगा, a बराबर 1/mn है प्लस mn माइनस 1, d बराबर भी 1/mn है ना। तो ये 1/mn प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो mn मल्टीप्लाइड बाई 1/mn माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 1/mn। mn से mn कैंसिल आउट, 1/mn माइनस का 1/mn प्लस का, तो बचा क्या, mn बराबर ये वाला 1, है ना। ले भैया आ गया आंसर। बड़ी खुशी होती है ना जब पहली बार में आंसर सही आ जाए। खैर देखो कैसे हमने दो सिर्फ जानकारियों का इस्तेमाल किया, उसकी मदद से हम लोगों ने सर्वांतर निकाला, d सर्वांतर निकल गया तो हम लोगों ने प्रथम पद निकाला, और फिर फॉर्मूला जो है अपना a mn इज इक्वल टू a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी, इसमें a और d की वैल्यू रख दिया तो हमें a mn बराबर 1 आ गया, है ना। तो ये था आज के लेक्चर के बारे में एवरीथिंग, और मैंने आपको 6 एग्जाम्पल्स बताए, 6 एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तो आई होप आप लोगों ने उनको नोट डाउन कर लिया होगा, है ना, जो कि आपको हर लेक्चर में कहना नहीं पड़ना चाहिए, मुझको आपको खुद से कर लेना चाहिए। ओके, अब जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तब हम लोग एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे होंगे, एक्सरसाइज जो भी है 5.1 या 2 है समथिंग। ओके, तो हम लोग उस एक्सरसाइज को कवर करेंगे। जो भी क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा मैं आपको बता दूंगा, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा वो आप लोग कमेंट में पूछ लेंगे, है ना। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो, क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो लाइक कर दो यार वीडियो को, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। थैंक यू।